हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था उपनिवेशवाद और देहात को हम लोग देख रहे थे। हमने जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका प्रशासन कैसे बढ़ा, कैसे सरकार ने अपना कब्जा किया, कैसे क्या धीरे जनजातीय चीजों को नष्ट किया, और जनजातीय विद्रोह कैसे हुआ, हमने संताल विद्रोह को उसमें जानने का, पढ़ने का प्रयास किया था। और इतना सब कुछ हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपने देख चुके हैं, और बहुत सारी चीजों को देखने का हमने प्रयास भी किया है। क्लियर है? देख लिया इतना? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये देख रहे हैं कि रेलवे भारत में पहली बार रेल जब चली थी 1856 में, तो सबसे पहले जो बसाया गया था, बनाया गया था, तो कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो आपका बम्बई आपके टर्मिनल से कपास की गांठ, ये देख रहे हो, ये गांठ है कपास की, जिन्हें हम आपके बंडल कह सकते हैं, बंच कह सकते हैं। ठीक, इन्हें आगे समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजा जा सकता। ठीक, और 23 अगस्त 1862 में रेल चलने लगी, तो कपास की गांठें गाड़ियों नौका द्वारा नहीं ले जाएगी, रेल द्वारा भेजा देती। पहले क्या था कि जो गाड़ियां थी, या फिर जो आपका समुद्र के माध्यम और पानी के माध्यम से ही भेजते थे, लेकिन अब क्या है, रेल चल रही है, तो गांठों को कैसे भेजा जाता है? रेल के माध्यम से। आपको पता है, जो भारतीय रेल थी, इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? आपका देश के भीतरी भागों से, क्या करना है हमें? माल को देश के बंदरगाह तक पहुंचाना। क्लियर है? ऋण का स्रोत सूख गया। अब जो ऋण लेते थे उसका जो स्रोत है वो ही सूख गया। अब ऋण के स्रोत का सूखने का मतलब क्या है? जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपासी व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्चे माल में विश्व बाजार में आपका कब्जा करने लगे, और सपने देखने लगे कि 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा कि दास राज्यों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशर यानी कि कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है? भाई, अब बॉम्बे गजट में ये बात छपी 1861 के टाइम में, और आप जानते हैं कि जब कपास आपका कहां से नहीं आ रही थी, आपको पता होना चाहिए, वो कपास जो आपके यूएस से आती थी वो आनी अब बंद हो गई है। वो कहां से आ रही है? अब भारत से ही उसका 90% आपका निर्यात हो रहा है, बाकी शेष संपूर्ण विश्व से 10% जो था अंग्रेज अपने लिए मंगा रहे थे। अब ऐसे में क्यों ऐसा प्रश्न ना उठे? स्वाभाविक था ना। आगे मैं आपको बताता हूं और दिखाता हूं क्या स्थिति। 1865 तक ऐसे सपने बंद हो गए जो अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया, वह कपास के उत्पादन फिर से चालू हो गए। ब्रिटेन में भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आई।
महाराष्ट्र में निर्यात व्यापार साहूकार अब दीर्घ अवधि में ऋण लेने के उत्सुक नहीं थे। उन्होंने देख लिया कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है, कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है, इसलिए उन्होंने कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशि प्रतिबिंबित करने बकाया और ऋण की वापसी की मांग का निर्णय लिया। एक ओर तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ गई। हमने ऊपर पढ़ा है कि पहला राज्य बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशक में किया गया था। अब अलग बंदोबस्त करने का समय आ गया है। नए बंदोबस्त में मांग कर को नाटकीय ढंग से 50 और 100% तक आपका बढ़ाया गया। भला बेचारे रवैये में उस हालत में कीमतें गिर गईं, कपास के खेत गायब हो गए। इस प्रकार मांग कैसे पूरा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा। ऋणदाताओं ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। अब उसे रैयत द्वारा ऋण वापस अदा करने में उसकी क्षमता का विकास नहीं रहा। अब जब आप ऋण ही नहीं चुकाओगे तो रैयत वापस कैसे? क्लियर है? ये आपको ठीक, तो रैयत वापस कैसे होगी और रैयत वापस नहीं होगी, फिर ये प्रॉब्लम होनी ही है और ये सारी दिक्कत हमें दिखाई देगी। अन्याय का अनुभव। अब अन्याय का अनुभव कैसा है, क्या होगा, थोड़ा इस पर गौर करें। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार कर जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। इस बात में वे युद्ध नहीं थे कि वे ऋण को गर्त में, गहरे से गहरे गर्त में डूबा जा रहे, अर्थात वे अब अपने जमीन को बचाने के लिए ऋणदाता पूर्ण रूप से निर्भर है, बल्कि इस बात पर ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इन संवेदनशील हो गए हैं कि वह इस हालत पर कोई तरस नहीं खा रहे हैं। ऋणदाता लोग देहात के प्रथमगत मानकों यानी कि रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जो रीति रिवाज उनका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से ही औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफी फैला है। ऋणदाता अक्सर ताकतवरी हस्तियों के होते हैं। कई आपके प्रथमगत मानक ऋणदाता रैयत के परस्पर संबंध पर लागू होते हैं, उन्हें विनियमित करते हैं। एक सामान्य मानक यह है कि ब्याज मूल से अधिक नहीं लिया जा सकता। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा किए जाने वाले जबरन वसूली की सीमित करना है और परिभाषित करना है। उचित ब्याज क्या होगा या उपनिवेश शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी है। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन के मामले में एक मामला ऋणदाता ने 100 करोड़ रुपए मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज रखा था। अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूली की और प्रथाओं का उल्लंघन कर उसे अन्याय के विरुद्ध शिकस्त दी। तो ये भी आपको दिखाई देगा कि क्या कुछ कैसे है। ठीक, किस तरीके से ये शिकस्त यहाँ मिली है, क्या चीज है, आपको महसूस होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ इस पर नजर दौड़ाएंगे। रैयत ऋण को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे कि जो रैयत का ऋण है वो कुटिल है, यानी कि आपके चतुर हैं, और धोखेबाज समझने लगे। ऋणदाता द्वारा खाते में धोखाधड़ी करने वाले के कानून के सत्ता आपका धत्ता बनने की शिकायत 50 में रही, पारित किया। उनमें से कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों तक ही मान्य होंगे।
इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित करने से रोकना ही था, किंतु ऋणदाताओं ने इन कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर दिया। रैयत हर तीसरे साल की एक नया बंद पत्र भरवाने लगी। जब कोई नया बॉन्ड हस्तांतरित होता तो ना चुकाई ना विशेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता, उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगा। दक्खन दंगा आयोग से प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतला दिया कि प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, समस्या जो मेन जड़ थी वो था टैक्स को लेके, कलेक्शन को लेके। अब लोगों को अगर पैसा देना, उनको रैयत चुकानी है, कहीं जमींदारी व्यवस्था थी तो कहीं रैयत बाड़ी, जहां सीधे टैक्स आपके नगद रूप में लोगों को चुकाना था। अब वो नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा उनके पास है नहीं, वो ऋणदाताओं के पास जा रहे हैं, ऋणदाता पैसे नहीं दे रहे, वो मूल पर तो ब्याज देना ही है और जो उनका ब्याज है उस पर भी पैसा देना है, तो इससे दिक्कत हो रही है। इस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे कि हम इस तरह का लोन दें या ऋण दें ताकि रैयत हमारे हाथ आ जाए, वो बेच दे या ट्रांसफर कर दे। जब ऋणदाता चुकाते थे तो रैयत की रसीद लेने से इनकार कर देते थे। बांध पत्रों की जाली आंकड़ों से आपके भर देते थे। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होता ना, एक पार्टी से दूसरे पार्टी की, जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, कोई जमीन लेते हैं, कोई उधार लेते हैं, तो एक आप कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन करते हैं, हम उसको बोलते हैं बंध पत्र। क्लियर है? वो भी जाली था और उसमें डाटे भरते थे, आंकड़े होते हैं वो नकली भर देते थे। जाली का मतलब होता है नकली। किसानों की फसल नीची कीमतों पर लेते थे, ठीक, और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही आपका कर को कब्जा कर लेते थे। तो मेन अल्टीमेटली जो उनका गोल है उस पर वो अपना कब्जा रखते थे। तरह तरह के दस्तावेज, बांध पत्र इसी अत्याचारी प्रणाली के प्रतीक बन गए। ठीक, यह आपको देख, इस तरह के दस्तावेज, बंद पत्र इस नई अत्याचारी प्रणाली के प्रतीक बन गए। अब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के जो पत्र हैं वो आपके नए प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक रूप समझने के आधार पर ढंग से किए गए। लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखा गया। उनके विचार काफी लेन देन की शर्तें, संविदाओं, दस्तावेजों और बंद पत्र को साफ साफ सुस्पष्ट सुनिश्चित शब्दों में कहा जाने लगा। ये विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज संविधान के कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। समय के साथ किसान ने यह समझने लगे कि उनके जीवन में भी दुख, तकलीफ और बंद पत्र आपके दस्तावेज हैं और व्यवस्था के कारण उन्हें दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा दिए, अंगूठे के निशान लगवा दिए गए और उनको यह पता नहीं चला कि वास्तव में किस तरह के हस्ताक्षर कर रहे हैं। अंगूठे के निशान पर रह रहे हैं, उन्हें आपका खंडों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चला। ऋणदाता बंद पत्र पर वो लिखे हुए शब्द से डरने लगे, मगर लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए और ऋणदाता कानून दस्तावेज के बिना ऋण देने को तैयार न थे। अब मेन नारा था कि दस्तावेज होगा, कुछ पेपर होगा तो ही तो आपका ऋण देंगे, जब कुछ है ही नहीं तो ऋण किस पर देंगे। भाई जमीन का आप किसी के पास कुछ ऋण लेने जाओ तो बिहाफ में कुछ रखोगे ना बदले में, ताकि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मेरे पास ये एसेट है। आजकल बैंक भी ऐसी करती है, कुछ अब कोलेट्रल लगती हैं वो लोग, तो ऐसे ही इसमें देखा गया कि भैया आखिर रख क्या रहे हैं। और यही चीजें थी कि जो आपने एक मालाबार में आपका विद्रोह हुआ था, आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, आपको याद होगा कि उसमें जमींदारों को बही खाते जला दिए गए थे। बही खाते जलाने का मतलब क्या था, क्लियर है? याद है आपको? विद्रोह मैंने पढ़ाया था 2 दिन पहले। बही खाते जला दिए गए, किसानों में जबरदस्ती बही खाते मांगे गए, घरों में आग लगा दी गई। कारण क्या था? यही सारे फर्जीवाड़े जो आपके रैयत को लेकर हो रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन में जो आपका प्रॉब्लम था, जाली रूप से जो आपका ट्रांसफर की गई जमीनें, उन सबको लेकर ही कारण आपके सारी चीजें अब आपके पनपे थे। अब क्या है, अब विरोध हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसी के दौरान बनाया गया एक दक्खन दंगा आयोग। अब देखने का पड़ा कि भैया आखिर में स्थिति क्या है, क्यों हो रहे हैं और इनकी जड़ क्या है। इन जड़ को आइए जान लेते हैं।
जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरता पूर्वक लेने को तैयार ना थी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने जो 1857 की याद से चिंतित थी, उसे पता था कि 1857 में क्या स्थिति हुई थी, और इसको लाइट रूप में ले रहे, पता नहीं किस दिन आपका बम फट जाए। बम्बई की सरकार पर दबाव डाला गया कि दंगों के कारण छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग का बैठाया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट आपके तैयार की गई, जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। कहां जानी थी ये रिपोर्ट? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उस समय कहां थी ब्रिटिश पार्लियामेंट? आपका लंदन में थी, और आज भी लंदन में ही है ब्रिटिश पार्लियामेंट। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों ने उन दंगों का अध्ययन करने के लिए एक आधार सामग्री उपलब्ध कराती थी। लंदन ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई। रैयत वर्ग, साहूकारों वर्ग, चश्मदीद गवाहों के बयान, विभिन्न क्षेत्रों में और राजस्व की दरें, कीमतें, ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और वहां कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का संकलन किया गया। सबको बोला भैया लाइए, इकट्ठा कीजिए, ताकि पता लगे आखिर में बनी कैसे है ये, कुछ तो हो, किस बेसिस पे बनाए। तो सबको जस्मदीद गवाह, ब्याज, आंकड़े, डाटा सब तैयार किया गया कलेक्टर के माध्यम से। क्योंकि उस जमाने में जो आपका कलेक्टर था, वो कलेक्टर कौन था? वो राजस्व कलेक्टर था, यानी कि आपको राजस्व यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने वाले को कहा जाता है कलेक्टर। यह है जो राजस्व को आपका कलेक्ट करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कोई चाहिए ना जो उनका लगान है उनको वसूले। क्लियर है? फिर आपने कानून को सुना होगा, क्लियर है? कानून को पटवारी, इनका काम ये था जमीन संबंधी ब्यूरो को, जांच को, राजस्व को ध्यान रखना। फिर उनके ऊपर नायब बनाया गया, फिर नायब के ऊपर बनाया गया नायब तहसीलदार, और उसके ऊपर बनाया गया तहसीलदार। क्लियर है? तो ये सारी सिविल से जुड़ी आपका सिस्टम को मेंटेन किया गया सरकार द्वारा। क्लियर है? आगे देखते हैं। ऐसे स्रोत की दृष्टि करते समय फिर भी हमें याद होगा कि सरकारी स्रोत हैं, वे घटना के बारे में सरकारी साहूकार और प्रतिबंधित करते थे। उदाहरण के लिए दंगा आयोग से विशेष रूप से जांच करने के लिए कहा गया, क्या सरकारी राजस्व की मांग पर विद्रोह का कारण था, या संपूर्ण आपके साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि सरकारी मांग किसानों को गुस्से की वजह से नहीं थी, सारा दोष ऋणदाताओं और साहूकारों का ही था। यह बात स्पष्ट हो गई कि अपने भी सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष, रोष सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि भाई जो भी गुस्सा हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, वो हम उसमें रिस्पॉन्ड, कभी मानने को तैयार नहीं। चलिए, इस प्रकार सब सरकारी रिपोर्ट्स इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध हुए। लेकिन हमेशा सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए कि समाचार पत्र, गैर सरकारी वृत्तांत, विधि लेखों, यथावत मौखिक संकलन साक्ष्य में उनका मिलकर विश्वसनीय जांच करना होगा। ठीक? या अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो डाटा उटा एक बार अच्छे से देख लें, तभी आप पढ़ें, ये बात कहना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं कुछ चीजें हैं। 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में दीवानी प्राप्त हुई। अब आप मुझे बताएंगे ये प्लासी के युद्ध के बाद थी कि बक्सर के युद्ध के बाद उनको बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? बताइए बेटा। अब आपके लिए कौन सा युद्ध था वो? आपको युद्ध का नाम बताना है कि जिसके बाद उनको बंगाल में आपका क्या हुई? दीवानी प्राप्त। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिक्रिया विनिमय द्वारा पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट आए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1793 में भी आपका इमामतदारी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे हम आपका जमींदारी या आप कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट, सबसे पहले बंगाल में लाया गया। दो उन व्यक्तियों का नाम बताना है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट में अपना योगदान दिया। 1810 में संथाल, जो आपका परगना था, राजमहल की पहाड़ी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास वाला रीजन, वहां पर कैसे लोग बसे। 1818 में दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई, जिसे हम रैयत के नाम से जानते। 1820 के दशक में आपका कृषि की कीमतें गिरने लगी थी। कारण क्या था? विश्व बाजार में मांग कम होने की वजह से।
और फिर 40 और 50 के दशक में अचानक विस्तार हुआ, धीमी मांगे बढ़ने लगी। 56, 55, 56 में संथाल विद्रोह हुआ और इसको दबा दिया गया। ये उस जमाने क्रांति का टाइम था। और 1866 में कपास में तेजी कीमत आई, क्योंकि यूएसए में गृह युद्ध होने की वजह से ब्रिटेन में से जो आपका व्यापार ब्रिटेन हुआ था वो नहीं हुआ, तो निर्भरता कहां बढ़ गई? भारत की कपास पर। और 1875 में दक्कन के गांव में रैयत में बगावत, अभी आप पढ़ रहे थे, राजस्व को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर हुई। अब आप देखिए, विलियम प्रिंसेस द्वारा बनाया गया एक चित्र है 1820 के दशक का, ग्रामीण क्षेत्र में आप इसको देख सकते हैं और आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। देख लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत